आदाब, नमस्कार। मैं अशफाक शेख और आप देख रहे हैं न्यूज जनता तक। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ छोटी बड़ी खबरों पर। ये इनायत, ये नवाजिश लिख दे मेरे वास्ते, चंद कतरों पर कनात लिख दे मेरे वास्ते, और के हिस्सों में लिख दे लहलहाती खेतियां, बीज बोने की सआदत लिख दे मेरे वास्ते। आज की हमारी ये पहली मीटिंग है। साबिक मेयर अब्दुल मालिक साहब ने, डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने, यूसुफ इलियास साहब ने आपको बता दिया कि हम गधों के साथ दौड़ना नहीं चाहते थे। हम इलेक्शन खड़ा नहीं करना चाहते थे, हम वक्त का इंतजार कर रहे थे। लेकिन झूठ इतनी शिद्दत से बोला जा रहा है और ये झूठ चलकर हमारे दरवाजे तक आ गया, तो मजबूरन हमें दरवाजे से बाहर निकलना पड़ा और शहर को ये बताने पर हम मजबूर हो गए कि सच क्या है और झूठ क्या है। इस वार्ड में आकर के वार्ड के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई कि मुफ्ती साहब ने काम क्या किया। अरे अल्लाह का एहसान है, आज पूरे शहर में 15 जगहों पर हमारा काम चल रहा है और 20 करोड़ रुपए से ज्यादा काम अभी पेंडिंग है। हमारे कामों को रोकने के लिए प्रशासक को इस्तेमाल करके हमारे कामों को रोका गया और अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम पर, जिसके वो पार्टनर हैं और जिनके लोग सुपरवाइजर करके वहां पर लगे हुए हैं, उनको 1-1 लाख रुपया महीने की तनख्वाह मिल रही है। हमारे कामों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आज पूरा शहर अपने चश्मे सर से देख रहा है कि जहां भी काम हो रहा है हमारा काम हो रहा है। 15 मकामात पर एक साथ काम चल रहे हैं और इस वार्ड के लोगों से पूछा गया कि आपके वार्ड में क्या काम हुआ। कारपोरेशन के खजाने को मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी पुल के नाम से आपने चूना लगाया। 80 लाख और 1 करोड़ रुपए में वो पुल बनाए। इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बुलंद नाम, जिसकी गूंज मालेगांव से लेकर दिल्ली तक थी, मरहूम हजरत मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जिस पुल को मंसूब किया गया, जिसके नाम पर 1.5 करोड़ रुपया कारपोरेशन का लूटा गया, किस तरह का बना करके दिया गया है आपको पता है। आज आपको मैं ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूं कि नोमानी पुल का टेंडर फिनिश हो गया है। 8 दिन की मुद्दत डाली गई है। पुल बनाने के ख्वाहिशमंद ठेकेदार टेंडर डालेंगे और कानूनी प्रोसीजर पूरा करके उस पुल को बनाने का ठेका किसको मिलता है, किस एजेंसी को मिलता है, 8 दिन में वो फाइनल हो जाएगा और इंशाअल्लाह 8 दिन के बाद हम नोमानी पुल का काम शुरू करेंगे। नोमानी पुल का बजट 7 करोड़ 67 लाख रुपया है और जैसा पुल नदी पर बन रहा है, ऐसा ही बुलंदोबाला, शानदार और मिसाली पुल हम बना करके आपको देंगे। आपने हमें जिस एतमाद और भरोसे पर चुन करके दिया था, हम उस पर उतरने के लिए और खरा उतरने के लिए पूरी कोशिश करते रहे। हमने कहीं कोताही नहीं की और आपको पता होना चाहिए कि एक एमएलए का साल भर का जो फंड और निधि होती है वो 5 करोड़ रुपया होती है। ये तो आप लोगों की दुआएं थी
अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल शामिल हाल था। हमारे इन साथियों की डॉक्टर खालिद परवेज हैं, उनके वालिद मोहतरम यूनुस ईसा साहब हैं, अब्दुल मालिक साबिक मेयर हैं, यूसुफ इलियास हैं, और भी शख्सियतें हैं जिनका मशवरा रहा कि हम फंड ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ला सकते हैं। हमने उसकी कोशिश की और अल्लाह ने हमें कामयाबी अता की। वरना 2009 से 14 तक मैं एमएलए रहा 5 साल, 2 करोड़ रुपया आमदार निधि थी। इससे 1 रुपया ज्यादा सरकार ने मुझे नहीं दिया था। उस वक्त सरकार कांग्रेस और एनसीपी की मिलीजुली सरकार थी, और यहां जो कांग्रेस के कर्ता धर्ता थे ये वहां जाकर के जबीसाई करते थे, मिनिस्टरों की चौखट पर नाक रगड़ते थे और उनको बताते थे कि अगर मुफ्ती साहब को आपने फंड दे दिया और तो इनका नाम होगा, हमारी पार्टी का नाम खराब हो जाएगा, इनको फंड मत दो। तो कांग्रेस के मिनिस्टरों ने हमारी 1000 जतन के बावजूद हमको फंड नहीं दिया, हमको फंड नहीं दिया। 5 साल तक हम कोशिश करते रहे। आज की मौजूदा जो सरकार, पिछले 2.5 साल जो सरकार रही महाविकास अघाड़ी की, जिसमें शिवसेना शामिल है, और आगे की ये सरकार जिसमें शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी है, हमने वो रास्ता इख्तियार किया जिस रास्ते पर चल करके फंड मिलता है। जाहिर बात है सरकार किसी की भी हो, कोई हमारा नहीं है, कोई हमारा हमदर्द और खैरखा नहीं है। ये सारी पार्टियां जो सेकुलर होने का दावा करती हैं सेकुलर नहीं है। ये मुसलमानों का हमदर्द और खैरखा होने का दावा करती हैं, मुसलमानों के हमदर्द और खैरखा नहीं है। अगर ये मुसलमानों के हमदर्द और खैरखा होते तो 3000-4000 किलोमीटर के पैदल यात्रा में एक जगह तो मुसलमानों का नाम लेते। आज पार्लियामेंट इलेक्शन में जो सेकुलर होने का दावा करने वाली पार्टियां हैं, उनको अगर कामयाबी मिली है तो ये हमारे अकाबिरीन, उलमा और मुसलमानों के वोट का नतीजा है। हमने माजी के मुकाबले में पार्लियामेंट में 50% से कम वोटें दी थी। हमने इस मर्तबा टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 18% वोट बढ़ाई। तो मोदी जी जो कहते थे अब की बार 400 पार, वो आ गए 240 पर। हमने सिर्फ 18% वोट देने का, बढ़कर के देने का रास्ता इख्तियार किया था। और आपको मैं बता दूं, अगर मुसलमान 2% वोट और बढ़ा देता तो ये 100 पर आ जाते, 100 पर आ जाते। कल तक ये कहते थे कि हमको मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, आज इनको जरूरत पड़ गई। समझ में आ गया कि दाल आटे का भाव क्या है। इनकी 30 सीटें ऐसी हैं, 240 में से 30 सीटें ऐसी हैं जो 100 वोटों से कम से जीती। कितनी वोटों से? 100 वोटों के कम से जीती हैं। और इनकी 100 सीटें ऐसी हैं जो 1000 वोटों से कम से जीती है। मुसलमान अगर सिर्फ वोट देने पर आ जाए, सिर्फ वोट देने पर आ जाए तो हम इनका भट्टा बिठा देंगे। लेकिन दुश्वारी और बात यह है कि हम वोट देने को बेकार काम समझते। डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने इंतहाई संजीदा बात की। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, इसका दस्तूर संविधान सेकुलर है, इसमें हर हिंदुस्तानी को वोट देने का अधिकार है। हम वोट देने नहीं जाते। अगर हम वोट नहीं देंगे तो ऐसे ही ऐरे गैरे नत्थु खैरे हम पर हुकूमत करते रहेंगे, जो हमें और हमारे मजहब को मिटाने के लिए कोशिश करेंगे। आपको ये तय कर लेना है कि हम हर हाल में वोट देंगे और अपने ज़मीर की आवाज पर वोट देंगे। आज इस शहर को जिस रुख पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, हम
इस बात का अहद कर लें कि हम उस गलत रास्ते पर शहर को नहीं जाने देंगे। जो लोग पिछले 5 साल पहले कहते थे कि मैं 20 लाख रुपए का मकरूज हूं, आज वो दावा कर रहे हैं कि हम 30 से 40 करोड़ रुपया इलेक्शन में खर्च करेंगे। और वो ऐसा समझते हैं कि मालेगांव बिकाऊ है, मालेगांव के लोग बिकाऊ हैं, मालेगांव के उलमा, मालेगांव के अइम्मा बिकाऊ हैं, हुफ्फाज बिकाऊ हैं, ये उनको खरीद लेंगे। अभी इन्होंने बिरादरी के नाम पर उलमा को और अइम्मा को जमा किया था और उनको लिफाफा देना चाहा। उन्होंने इनकार कर दिया कि हमको लिफाफा नहीं चाहिए, हम बिकने वाले लोग नहीं हैं, दुनिया की कोई ताकत हमको खरीद नहीं सकती, हम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, हम ज़मीर की आवाज पर फैसला करेंगे। उलमा और अइम्मा ने उनको ठुकरा दिया। मरहूम शेख रशीद का जुमला सब पूरे शहर को याद है कि इन इमामों से, इन मौलानाओं से मुझको घिन आती है, इनके पीछे हम नमाज नहीं पढ़ना चाहते। शेख रशीद मरहूम का खानवादा इसी रास्ते पर चल रहा है। ये उलमा को, अइम्मा को बिकाऊ माल समझते और उनको खरीद करके शहर को एक गलत रुख पर ले जाना चाहते। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पूरे शहर के अंदर जितना काम हमने किया है, एक काम के मुतालिक कोई शिकायत नहीं है। मैंने जिस वक्त सियासत में कदम रखा था, उस वक्त जो काम करने वाले बरसरे इख्तिदार ये और इनके आबाओ अजदाद थे, वो शहर में कैसी रोड बना रहे थे। मैंने बताया था, रोड बनती है, एक बारिश होती है, काजू बादाम निकलने लगता है, काजू बादाम निकलने लग जाता। आज अल्लाह का करम है, 100 के करीब सड़कें हम बना चुके, छोटी बड़ी, एक जगह भी काजू बादाम निकलना तो दूर की बात है, शक्ल भी नहीं बता रहा है ना। हम क्वालिटी में काम करके दे रहे हैं और इंशाअल्लाह क्वालिटी में काम करके देंगे। पूरा शहर देखेगा, पूरा शहर देखेगा। जो रोड हमने शुरू किया, आरसीसी बनाना, सीमेंट रोड बनाना, हमारी देखी देखा लोगों ने बनाना शुरू किया, लेकिन उनके बनाए हुए रोड रास्ते आप जाकर के देख सकते हैं। हम वक्त आने पर उसकी निशानदही भी करेंगे। इस शहर के अंदर हमने जो काम किया है, ये उसकी लिस्ट है। आप बोलो तो मैं सुना दूं। हमने वॉलीबॉल ग्राउंड में 10 लाख रुपए के बजट से हॉल और गेट का काम किया है। आप जा करके देख सकते हैं। साजिद अब्दुल रशीद से आप राब्ता करेंगे, वो आपको ले जाकर के बता देंगे। गालिब नगर और झोपड़े वाली मस्जिद के पास हमने 4 गलियों में 20 लाख रुपए के बजट से सीमेंट कंक्रीट रोड का काम किया है। महल्ले के लोग इस बात के गवाह हैं। और इसके अलावा इस महल्ले से हट करके होने वाले जो काम है, जैसे यूनुस ईसा साहब, उनकी गली 25 लाख रुपए के बजट से बनेगी। याकूब उस्ताज अखाड़े वाली गली 25 लाख रुपए के बजट से बनेगी। नोमानी ब्रिज 5 करोड़ 76 लाख रुपए के बजट से बनेगा। चंदनपुरी गेट से मासूम शाह कुट्टी तक 3 करोड़ रुपए के बजट से सीमेंट कंक्रीट रोड बनेगा। वार्ड नंबर 17 में चंदनपुरी गेट से अल्लामा इकबाल पुल तक 2.5 करोड़ रुपए के बजट से सीमेंट रोड बनेगा। वार्ड नंबर 17 में 21 लाख रुपए के बजट से लाइट और पोल का काम होगा। इंशाअल्लाह ये काम हम 2 महीने में आपको करके देंगे। काम शुरू हो जाएगा और वक्त आने पर काम भी होगा। हमने सलाम चाचा रोड पर 1 करोड़ रुपए के बजट से सीमेंट कंक्रीट रोड बना दी है। सूफिया मस्जिद वाली रोड 30 लाख रुपए के बजट से बन चुकी है। पवारवाड़ी गट नंबर 111 की 12 गलियों में 1 करोड़ के बजट से सीमेंट रोड और गटर बन रही है।
पवारवाड़ी गट नंबर 116 की 8 गलियों में 60 लाख रुपए के बजट से सीमेंट रोड और गटर का काम चल रहा है। पवारवाड़ी नाहिद हज्जिन मस्जिद के पास 8 गलियों में 50 लाख रुपए के बजट से सीमेंट रोड और नाला बन रहा है। दत्ता नगर वाली गली में 1 करोड़ रुपए के बजट से, रजा चौक वाला रोड 2 करोड़ रुपए के बजट से, खलील सेठ की साइजिंग वाला रोड 30 लाख रुपए के बजट से, नया पूरा जलील दादा मिंबर वाली, बुरा मत मानना, वो दादा नहीं बोलते तो बुरा मानते थे। कैसा है कि इसी नाम से पहचाने जाते हैं। मैं सिर्फ जलील बोलता तो शायद आप नहीं पहचानते। जलील मिंबर की गली नया पूरा जलील मिंबर वाली गली 20 लाख रुपए के बजट से बन चुकी है। बराबर है जलील भाई। नया पूरा सलीम इक्का वाली गली नंबर 14 तामीरी काम चल रहा है। वार्ड नंबर 13 जाफर नगर अशफाक साहब वाली गली बन चुकी है। मौलाना उमरैन चौक के पास 1 करोड़ रुपए के बजट से गार्डन का काम मुकम्मल हो चुका है। मालदा में गार्डन का काम 5 करोड़ रुपए के बजट से इंशाअल्लाह होगा, वर्क ऑर्डर वगैरह हो चुका है। इस्लामपुरा निशात रोड 50 लाख रुपए के बजट से यह रोड बन चुका है। 15 से 20 करोड़ रुपए के बजट से इस महीने में काम शुरू है। कुछ हो गया है, कुछ होने वाला है। हमने शहर में काम किया है और क्वालिटी में काम किया है और इंशाअल्लाह जो रोड हमने बनाया है 15-20 साल आपको वहां रोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस शहर को जिस रुख पर ये ले जाना चाहते हैं, हमारे तमाम साथियों ने उसकी निशानदही की है। ये शहर को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। जिनके पास पैसे नहीं थे, इलेक्शन लड़ने के वक्त तो 20 लाख रुपए का अपने आप को मकरूज बता रहे थे, आज उनके पास 30 से 40 करोड़ रुपया कहां से आया? क्या धंधा करते हैं वो, क्या कारोबार करते? पिछले दिनों आपने सुना था खालिद हाजी ने ऐलान किया था नशा मुक्त मालेगांव। क्या ऐलान किया था? नशा मुक्त मालेगांव। और उस वक्त अलग अलग मकामात पर प्रोग्राम करके नशे का धंधा करने वाले लोगों पर प्रेशर बनाया जा रहा था, उनको धौंस और धमकी दी जा रही थी, उनके घरों में घुस करके उनका हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, ऐसा वार्ड नंबर 7 में उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन कानूनी तौर पर कुछ नहीं किया, कहीं एक लेटर नहीं दिया, कहीं कंप्लेन नहीं की। जब ये सब लोग प्रेशर में आ गए तो खालिद हाजी साहब उनके पार्टनर बन गए, उनके पार्टनर बन गए और मुस्तकिल पैसा जमा किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अब्दुल मालिक साबिक मेयर ने जो ऐलान किया है कि इनका धंधा तो हम बंद करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। आपके इल्म में अगर आए, आपको पता चले कि कौन कुत्ता गोली बेचता है, कौन एमडी बेचता है, कौन गांजे का कारोबार कर रहा है, कौन नशा और चीजें बैरून शहर से ला करके मालेगांव में सप्लाई करता है, कौन होलसेलर है और कौन रिटेल में यह काम करता है, अगर आपको पता चले, आपकी शरई और समाजी जिम्मेदारी है, आप हमसे राब्ता करें, उनको अंजाम तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। आने वाले थोड़े दिनों में आप सुनोगे कि ये जो धंधा कर रहे हैं और जो इनके पार्टनर बने हैं, इंशाअल्लाह थोड़े दिनों में ये अंदर रहेंगे। हमने हाउस में इनके खिलाफ आवाज उठाई और मालेगांव छोड़ दीजिए, मालेगांव में डिपार्टमेंट में ऐसी काली भेड़ है जो इनसे हफ्ता लेती है और हफ्ता लेने की वजह से इनके खिलाफ जब ईमानदार ऑफिसरान कार्रवाई करना चाहते हैं तो ये उनको खबर कर देते, उनको बता देते। लेकिन मैं उन काली भेड़ों से ये कहना चाहता हूं
कि आज इस शहर में ईमानदार ऑफिसरान मौजूद हैं, हमारे जिले में ईमानदार ऑफिसरान मौजूद हैं, महाराष्ट्र के अंदर ईमानदार एजेंसियां मौजूद हैं। ये इनके तमाम कॉन्टेक्ट निकाल रहे हैं और उनको मिल भी रहे हैं। डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने इशारे में ये बात कही कि उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है, क्रॉस रिकॉर्डिंग कर दी गई है, और कहते हैं कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। गुनहगार ऐसा समझता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, लेकिन बहुत पहले हमारे बड़ों ने यह बात कही है कि दीवारों को कान होता है, बराबर है। उसमें एक जुमला मैं आगे बोलता हूं, दीवारों को आंख भी होती है। तुम्हारे सारे कारनामे आज डिपार्टमेंट के सामने है और इंशाअल्लाह ज्यादा दिन नहीं लगेगा। मैं तो आपको ये खुशखबरी दूंगा, इलेक्शन होने से पहले इनके घर के 2 जिम्मेदार अंदर होंगे। लड़ना हम भी जानते हैं, लड़ना हम भी जानते हैं। रौनकाबाद के 2019 के जलसे में शेख आसिफ साहब ने कहा था कि मुफ्ती साहब मुझे मारने के लिए सुपारी दिए। उस वक्त मैंने ऐलानन ये बात कही थी, अलल ऐलान, कि मेरे पास अपनी सेफ्टी के लिए, सेल्फ सेफ्टी के लिए लाइसेंस वाला रिवॉल्वर है। जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे ऊपर कुछ होने वाला है तो मैं ही मार दूंगा ना। सुपारी किसी को सुपारी देने की जरूरत नहीं है, सरकार ने मुझे मारने का हक दिया है कि सेल्फ सेफ्टी के लिए मैं रिवॉल्वर इस्तेमाल कर सकता हूं। और एक बात और बता दूं, मेरा निशाना बहुत अच्छा है। अरे आप पहले पूरी बात सुन ले। मेरा निशाना बहुत अच्छा है और टारगेट करके मैं लोगों को बता सकता हूं। कोई डर और खौफ की बात नहीं है। अरे डरे हुए तो वो लोग हैं, जब यहाँ मीटिंग लेने आए थे तो बोल दिए थे कि जो लोग हैं इसमें से आधे मेरे हैं। और आज मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुसुम्बा रोड पर जो मजदूर लूम चला रहे थे उनको बोलो लूम बंद करो, हमसे 300 रुपया लो और मीटिंग में चलो। हमारे किला तैराक ग्रुप के 1-2 लोगों को बुलाया गया। अगर वो मीटिंग में नहीं आते तो उनको ऐसा लगा कि यार बाद में कहीं तकलीफ ना हो, तो वो आ गए। वो किला तैराक ग्रुप का नाम इस्तेमाल किए। ये किला तैराक ग्रुप के लोग बैठे हैं, ये सब मेरे पास घर चल करके आए। 70 मेंबर, ये सब मेरे पास घर चल करके आए 70 मेंबर, और उन्होंने बताया कि हम किला तैराक ग्रुप में 70 मेंबर हैं और हम अलल ऐलान कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और आपका इलेक्शन अपना इलेक्शन समझ करके, शहर का इलेक्शन समझ करके हम लड़ेंगे। यहाँ भी मीटिंग में और अलग अलग मीटिंग में वो बोलते हैं एक मौका दो। क्या बोलते हैं? एक मौका दो। अबे तुम शेख रशीद का 40 साला जश्न मना चुके। शेख रशीद साहब 2 मर्तबा आमदार रहे, तुम आमदार रहे 1 मर्तबा। शेख रशीद साहब मेयर रहे, तुम मेयर रह चुके। तुम्हारी अम्मा मोहतरमा मेयर रह चुकी, 2-2, 3-3 मर्तबा मेयर रह चुकी। आप तो ऐसा बोल रहे हो जैसे आपने वो दरवाजा कभी देखा ही नहीं था। बोले एक बार सारी दौलत तो वहीं से लूट करके आप लाए, पूरे शहर को खंडहर आपने बना दिया, पानी आपने बेच डाला और साथ में ये कहा कि अगर हमारा बस चले तो ये नारू शंकर का किला भी बेच डालेंगे। ये नारू शंकर का किला भी बेच डालेंगे।
अभी आपने मालिक मेयर साहब की जुबानी नीतीश राणे की बात सुनी। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, नीतीश राणे को मालेगांव लाने वाला शेख आसिफ है और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। कहते हैं ना, अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए ये इस हद तक चले गए, वो 1.5 फीट के बटलर को मालेगांव लेके आ गए और वहां के कहता है ये पूरी किला झुपड़पट्टी उखाड़ के फेंक दूंगा, बुलडोजर लेकर के आऊंगा, सबको मिटा करके खत्म कर दूंगा। हमको आकर के कहना पड़ा कि तेरी और तेरे बाप की हिम्मत हो तो आके बता, बुलडोजर के सामने हम खड़े रहेंगे, बुलडोजर के सामने हम खड़े रहेंगे। उसकी हिम्मत नहीं है मालेगांव आने की। उसको इन्होंने सपोर्ट किया था और उनको मालेगांव लाने के लिए पूरी प्रोग्रामिंग हुई थी, लेकिन कहते हैं ना कि माजी आदमी का पीछा नहीं छोड़ता। और अब मुसीबत ये हो गई है कि जिसको फोन करो तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चालू रहती है। अब बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है कि ये अपना है या पराया है, और कॉल रिकॉर्ड हो रही है। कल हमारी इसकी बात कहीं वायरल ना हो तो पूरे शहर को खंडर बनाने के जिम्मेदार ये हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, रोड गटर बनाना आमदार का काम नहीं है, रोड गटर बनाना पार्लियामेंट मेंबर का काम नहीं है, ये कारपोरेशन का काम है, म्यूनिसिपैलिटी का काम है। हमारे अलहाज मरहूम शब्बीर अहमद साहब जब यहाँ सदर बल्दिया थे, उन्होंने उस जमाने में जो सीमेंट रोड बनाई है आज तक उसका बदल नहीं है, और काजू बादाम आज तक निकला नहीं। वहां पर खुदाई करने के लिए मजदूर की हिम्मत खत्म हो जाती, वो रोड तोड़ नहीं पाते। काश एक आध रोड तो तुम ऐसा बना देते कि बाद में आने वाले कम से कम तुम्हारा नाम तो लेते कि उन्होंने ऐसा बनाया। ये 25 साल इख्तिदार पर रहे कारपोरेशन में। कारपोरेशन का बजट इस मर्तबा जब अभी कमिश्नर से मेरी बात हुई तो उन्होंने जो बताया कि साल का 100 करोड़ रुपया शहर की तामीर और तरक्की पर खर्च होता है। 100 करोड़ रुपया 25 साल से ये हैं, 2500 2500 करोड़ रुपया इस शहर पर खर्च हुआ है। शहर की हालत क्या है? ईमानदारी से अगर ये पैसा खर्च होता तो आज हमको काम करने के लिए, रोड बनाने के लिए एक रोड भी नहीं मिलता और एक गटर भी नहीं मिलती। कहीं पानी का पाइपलाइन लाइट के लिए हमें एमएलए का बजट नहीं देना पड़ता, हमको बजट लेके घूमना पड़ता कि कहां लगाएं। अभी तो हालत ऐसी हो गई है कि एक महल्ले में काम करो, आजू बाजू के तमाम लोगों के फोन आने लगते, मुफ्ती साहब हमारे महल्ले की तरफ भी देखो, हम अपना इस्तेमाल किया हुआ पानी खड्डे में जमा होता है, हमको अपने हाथ से निकाल करके फेंकना पड़ता है। ये हालत है शहर की। और ये अपना गुनाह, अपना जुर्म छुपाने के लिए आज छचन कर रहे हैं। इधर उधर जहां थोड़ा बहुत कहीं खड्डा दी गया वहां जाके बैठ रहे हैं, कहीं ढापा टूट गया वहां जाके बैठ रहे हैं। और मैं तो उनका इस माना करके शुक्रगुजार हूं कि जहां इन्होंने कोई काम नहीं किया, हमने काम करने के लिए बेड़ा उठाया, फंड लाए, टेंडरिंग हुई, वर्क ऑर्डर हो गया, अब वहां पर काम होना है तो ये वहां जाके धरना दे रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं। वो ऐलान करते काम करो, मुफ्ती साहब काम करो, यानी हमारा काम है प्रचार, वो लोग कर रहे। दूरबीन लेकर के आते। मुझको कुछ लोग बोलने लगे, बोले मुफ्ती साहब उनके तो बहुत ढेर काम ऐसे हैं कि जिसको ढूंढने के लिए अगर तुम और तुम्हारी टीम निकल गई तो ये घर से निकलना छोड़ देंगे। बोलो आएगा वो टाइम, वो काम भी हम करेंगे। तो ये ऐसे बोलते, बोले एक मर्तबा, अरे क्या 25 साल 40 साल में सारा मौका तो शहर ने आपको ही दिया था, आपने शहर को क्या दिया?
आपने शहर को क्या दिया? पूरे शहर को आपने खंडर बना दिया और शहरियान को आपने जिल्लतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। अहले शहर को यह बात सोचना चाहिए, आज जो जुर्म उन्होंने किया है और नामर्दी के साथ जिस तरह अब्दुल मालिक पर फायरिंग की है, डर तो है उनको। यहाँ जब आए थे तो मजमे में मीटिंग में आधे लोग उनके थे, जिसमें से 20 लोग के पास सामान भी था। पुलिस डिपार्टमेंट क्या करती है? पुलिस डिपार्टमेंट को इनकी जहां मीटिंग हो और जलसा हो, इनके आसपास जो लोग हैं उनको चेक करो, आपको उनके पास बगैर लाइसेंस का पिस्टल और रिवॉल्वर मिलेगा। मैं अपनी बात आप लोगों के जरिए डिपार्टमेंट तक और सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये सामान लेकर के घूमते हैं और शहर में लोगों को डराने के लिए ऐसे उठा के बताते। बहुत पहले किसी ने कहा, बहुत पहले, कि इन जैसे कामों के लिए कलाई नहीं कलेजा चाहिए, और वो कलेजा है हमारे पास। वो जिगर है हमारे पास। और एक जुमला और सुन लो, साथ में लेके जाना, तलवार रख लेने से कोई टीपू सुल्तान नहीं हो जाता। वक्त आएगा आपको बताएंगे, वक्त आएगा आपको हम बताएंगे। आज तो इनकी हालत ये हो गई है कि पूरे शहर के लोगों से कह रहे हैं एक बार, और शहर इनको जानता है 32 तारीख के नाम से। शहर इनको जानता है 32 तारीख के नाम से। ये अपने खानदान के तमाम लोगों को बार बार इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम इलेक्शन में 30-40 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। अब वो 32 तारीख वाली बात नहीं है। ये खानदान को लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुमको खर्चा देंगे, हम तुमको पैसा देंगे, तुम टेंशन मत लो। लेकिन जाहिर बात है, कहते हैं ना कि जमी गर्दद जमा गर्दद न गर्दद गुल मोहम्मद खान। ये पहाड़ को सरकाने की बात कर रहे हैं, इनके बाप से भी पहाड़ नहीं सरकेगा। ये इंतहाई बखील और कंजूस आदमी, जिससे वादा करता है जिंदगी में कभी इसने वादा पूरा नहीं किया। ऐसे सैकड़ों लोग इस मजमे में मिल जाएंगे। जिससे पैसा ले लिया, कभी उसका पैसा वापस नहीं किया, पैसा वापस नहीं किया। और पिछले इलेक्शन 2019 में शहर में 50 लोगों से पैसा लिया था। आज भी वो लोग रो रहे हैं। जब इनको फोन करते, बोले फोन करना नहीं, पैसा मांगने के लिए फोन करना नहीं। बेचारे सीधे साधे शरीफ लोग हैं, अपने पैसे पे सब्र कर लिए। यूसुफ भूरे खां जैसे पीछे यूसुफ भूरे खां साहब बैठे हैं, ये भी लेवाल है। हाँ, ये भी लेवाल है। इन्होंने कभी उनको मदद की थी, आज तक इनका पैसा वापस नहीं आया। तो ये 32 तारीख है और ये अपने खानदान को और शहर के लोगों को ये समझाना और बताना चाहते हैं कि अब वो बात अब नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, आदमी की फितरत नहीं बदलती, फितरत नहीं बदलती। और ये जो कह रहे थे कि आज हमसे नाराजगी मत जताओ, पेटी बंद होने के बाद सब बात कर लेंगे, सब नाराजगी खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, पेटी बंद होने के बाद इनका मोबाइल भी बंद हो जाएगा, इनका मोबाइल भी बंद हो जाएगा, इनके घर के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे लोगों के लिए। आना नहीं घर पर। पिलखोड़ से आए थे यार, जोड़गे से नहीं आए थे।
शेख रशीद साहब का जुमला है कि मैं पिलखोड़ से फटी कमीज पहन करके आया था। हमारी बात नहीं है, शेख रशीद साहब की बात है। किसी जलसे में उन्होंने कहा था कि मैं पिलखोड़ से फटी कमीज पहन करके आऊं। हमारी सोशल मीडिया पर जो हमारे बच्चे मेहनत करते हैं उनको ये दम देते। उनकी टेढ़ी मुंडी है और उंगली से हम लोग डरने उड़ने वाले नहीं है। बोले आज नहीं, पेटी बंद होने के बाद तुम्हारे घर पर आऊंगा। बोले पेटी बंद होने के बाद तुम्हारे घर पर आऊंगा। कोई आता होता नहीं, बन जाएंगे। हाँ, पेटी बंद होने के बाद पूरा शहर इनको ढूंढने के लिए निकलेगा ना, पूरा शहर ढूंढने के लिए निकलेगा। हिसाब व किताब लेना हम भी जानते। और आज मैं आखिर में आपको ये बता दूं, आखिर में ये बता दूं कि ये अगर जातियात पर आएंगे, ये अगर जातियात पर आएंगे कि मेरी जातियात पर, मालिक भाई की जातियात पर, डॉक्टर खालिद की जातियात पर, यूसुफ इलियास की जातियात पर, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारे पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ है और मुंह में जुबान भी है। गोरकी भौजी से शुरू करेंगे। और जलील दादा के घर के बाजू में इरफान कालिया का घर रातों रात क्यों खाली कराए तो वो भी मालूम है। ये पूरी हिस्ट्री हमारे पास है। आज गोरकी भौजी शायद उनकी समधन हो गई है, लेकिन जो हुआ है वो मालूम है। चांदौड़ से लेकर के मालेगांव की कहानी भी है ना। और बंबई जब ये जाते थे, एमएलए थे, तो अपने साथ जितने लोगों को बंबई ले करके जाते थे सबको नंगा देते थे ना। ये बंबई जब जाते थे तो अपने साथ जाने वालों को भी तवाइफों के कोठे तक ले जाते थे और उनको आकड़ी लगा दिए। वो बेचारे उनका साथ छोड़ ही नहीं पा रहे। आज मजबूर है उनके स्टेज पर आने पर, और जो वो कहलवाना चाहते हैं वो कहने पर मजबूर है। तो अगर जातियात पर आएंगे तो हमारे पास बहुत ढेर मवाद है। और एक बात और बता दूं, ये सारा मवाद हमको उनके ही लोग लाके दिए। हम तो किसी की टो में नहीं रहते, किसी का पीछा नहीं करते, लेकिन ये जिनको डस लिए, जिनको डस रहे हैं, जिनको लूट रहे हैं, जिनका धंधा छीन रहे हैं, जिनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जमीनों को टोकन दे करके ले लिया, अगला पेमेंट नहीं दे रहे हैं और उनको हर तरीके से हरेसमेंट कर रहे हैं, ऐसे लोग जो उनके आजू बाजू में साथ में उठते बैठते हैं, वो सब ये कहानी ला करके दे रहे हैं। हमारे पास है और हमने इनको कभी छेड़ा नहीं, लेकिन अभी उन्होंने जो हरकत की कि जमीयत उलमा पर उन्होंने इल्जाम लगाया। जमीयत उलमा हिंदुस्तान में मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा तंजीम है जो जमीन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मजलूम मुसलमानों का मुकदमा लड़ रही है, जिसको 19 नवंबर 1919 में हमारे बुजुर्गों ने, उलमा ने कायम किया था, जिसकी एक ताबनाक, रोशन और जर्रीन तारीख है, जिसके नाम से हुकूमत भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। उस पर इल्जाम लगा रहे कि बोले इनका बांग्लादेश से ताल्लुक है और ये जमात बांग्लादेश में फंडिंग करती है। अब जमीयत उलमा को उन्होंने छेड़ा है। जमीयत उलमा की हंगामी मीटिंग हुई और जमीयत उलमा के मिंबरान ने तय कर लिया कि हम इनको तो छाती का नहीं, नानी का दूध याद दिला देंगे। और इल्जाम वो लगाया गया है जो डॉक्टर जाकिर नाइक पर लगाया गया। उस आदमी को इस इल्जाम की वजह से हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। आज मलेशिया में जा करके उनको जो है शरण लेनी पड़ी, पनाह लेनी पड़ी। इनका बीजेपी से ताल्लुक है
और ये बीजेपी की ईमा पर, बीजेपी के इशारे पर जमीयत उलमा पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। हम सब समझते हैं और उसकी खुली दलील है। ये बोलते हैं अजीत दादा पवार, अजीत दादा पवार, अजीत दादा पवार। ये बोलते हैं हम आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। ये सौदा करके आए अजीत दादा पवार से कि आप हमको इलेक्शन लड़ने के लिए फंड दो, हम आजाद लड़ेंगे और चुन करके आएंगे तो आपके साथ बीजेपी में जाएंगे। इनको वोट देना, बीजेपी को वोट देना है। इनको वोट देना पूरे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ वोट देना है, मसाजिद के खिलाफ वोट देना है, दरगाहों मदरसों के खिलाफ वोट देना है। इनको वोट देना मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने के लिए वोट देना है। हम तो कुछ बोलना नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि ये अजीत दादा पवार का नाम बार बार ले ताकि शहर वालों को समझाना हमारे लिए आसान हो जाए कि ये अजीत दादा पवार के साथ बीजेपी में जाने का प्रोग्राम बनाए। इसलिए आज की इस मीटिंग में मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, ये इलेक्शन आप मेरे लिए मत लड़िए। सियासत से मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं है। इनकी दादागिरी, भ्रष्टाचारी और हमारी माओ और बहनों के साथ जो सुलूक इनका था उसके खिलाफ मैं सियासत में आया था और उस दिन से मैंने तय कर लिया है कि इनको घर बिठाना है और इंशाअल्लाह इस मर्तबा इलेक्शन होगा। आप सब तय कर लो कि इनको घर बिठाना है और फातिहा पढ़ने के बाद ताज़ियत और तसल्ली की भी बात करनी रहे। समझ गए ना? मैयत को दफन करते तो आखिर में क्या रहता? तसल्ली रहती। तो इंशाअल्लाह इनकी सियासत को दफन करेंगे और इंशाअल्लाह फिर ताज़ियत और तसल्ली का जलसा भी लेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।